हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ पे हम कर रहे हैं डेली एमसीक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते करते 2025 को। आज हम बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटी से, मतलब जीएस पेपर 2 से। आज के क्वेश्चंस के द्वारा आप के दो फायदे होंगे। एक तो आपका एमसीक्यू की प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आंसर दिए रहेंगे, आपको सिर्फ टिक करके आंसर बताना होता है। मतलब आपके पास क्वेश्चंस भी होते हैं और आंसर्स भी होते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ रिकॉल करना रहता है। और आपके दूसरे फ़ायदे ये होंगे कि इस एमसीक्यू के साथ साथ आपका पीवाईक्यू भी होता जाएगा। जैसे टॉपर्स बताते हैं हमें कि हमें पीवाईक्यू टिप्स पे रखने चाहिए। पीवाईक्यू के तो सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व ही होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों, फ्रेंडों या जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें और अपने फीलिंग्स बताएं। और इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर क्वेश्चन सही हुए तो कंग्रेचुलेशन, आप राइट पथ पे हैं, आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी समय है, अभी कुछ मंथ बाकी हैं। तो हर दिन आप तैयारी करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़े भरते हैं। तो छोटी छोटी कोशिशों से ही हम बड़ी मंजिलें पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी के पैटर्न चेंज होते रहते हैं। कभी यूपीएससी ओनली 1, ओनली 2 इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी यूपीएससी सी सेट में कैसे ऑप्शन दिए रहते हैं, रीजनिंग में वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से आपको रियल में पीवाईक्यू लेके आई हूँ, ताकि आप रियलिटी समझें, यूपीएससी की रियलिटी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के या कहीं के, मतलब पीवाईक्यू छोड़ के जो मॉक टेस्ट देते हैं वो प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा करते हैं, उनमें बहुत अच्छी मार्क्स आती है, लेकिन फाइनल यूपीएससी के एग्ज़ाम में वो क्रैक नहीं कर पाते। ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है। अगर बहुत सारे लोग जीएस में अच्छा कर लेते हैं, सी सेट में फंस जाते हैं। तो सी सेट की भी तैयारी आपको करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे पीवाईक्यू करा रही हूँ आपके जीएस पेपर 1 के लिए, वैसे ही आपको सी सेट के कुछ क्वेश्चंस डेली करने चाहिए। और यूपीएससी को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है, अवेयरनेस, अलर्टनेस। क्योंकि आप यूपीएससी क्वेश्चंस घुमा के पूछती है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो आपको ध्यान दे करके क्वेश्चंस को पढ़ना है। अभी आप सब कुछ भूल जाइए, बस ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। भले आपके सिलेबस अभी बाकी हो तो भी आप देखिए कि अगर आप बिना जाने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिससे आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन। Number 1, if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all act done by him, her, in the performance of duty of his, her office of President before the date of decision become invalid. सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया, बट उसके पहले जो उनके ऑफिस में काम हो चुके हैं, इलेक्शन के डेट आने के पहले, तो क्या उनके सारे काम को हम गलत कर देंगे या वो इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड नंबर, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर एट टू टेक प्लेस। क्या इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ये सिर्फ बोल करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्या अभी बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट में गवर्नमेंट जो है अभी नहीं बनी है, मतलब वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रद्द कर देंगे। हम नहीं, इलेक्शन कमीशन। 3 नंबर, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही शी हैज़ टू डिक्लेयर्ड हिज हर एसेंट। आपको पता है 3 नंबर ऐसे भी रॉन्ग है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लास्ट में बताइए कि आपने कितने मैक्सिमम आंसर सही किए हैं।
उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है नन। इसमें से एक भी सही नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था 3 नंबर रॉन्ग है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है कि प्रेसिडेंट कब अपना एसेंट देंगे कब नहीं देंगे, बट प्रेसिडेंट को एसेंट देना है, टाइम वहाँ निर्धारित नहीं है। सेकेंड, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होने वाली है, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कहीं कहीं रुकी है उसकी इलेक्शन, तो वो मायने नहीं रखती है। फर्स्ट, प्रेसिडेंट द्वारा किया गया काम वैलिड ही होगा। आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आया है, आप इसका जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पस है आपको किस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। यूपीएससी के आप देखेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछता है, तो आप अगर पढ़े भी हैं तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हों और अवेयर अलर्टनेस के साथ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन पढ़ें ध्यान से। ए, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ necessary laws. B number, it enables the creation of political offices and a government. C, it define and limits the power of government. D, it secures social justice, social equality and social security. Sorry, it D number, it secures social justice, social equality and social security. तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस है इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्पस से आया है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट पावरफुल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल चेक एंड बैलेंस, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, इस तरह से सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंस गवर्नमेंट, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ताकि हम एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया ताकि मतलब गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. Second, the Constitution of India, okay, according to Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. इंटरनल के जगह पे कुछ और होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी का सेंटेंस आगे सही होता है, पीछे गलत होता है। कभी कभी इस तरह से आप ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सेकेंड नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be used as a evidence. तो हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर नहीं ला पाएंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, ओनली 1। इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। वो स्टेटमेंट है आपका आर्टिकल 355 प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी 5 बॉन्ड टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये सेंट्रल आर्टिकल 355 प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगने की चांसेस रहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो यूपीएस ये लक्ष्मीकांत बुक में जाएं, इस टॉपिक को क्लियर करें। सबसे अच्छा तरीका यही है, और फिर उसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। बट किसी मतलब नोट से मतलब जो
कहीं बुक्स मिलते हैं या नोट्स मिलते हैं, उनको पढ़ने से अच्छा है लक्ष्मीकांत में ये टॉपिक क्लियर करें और जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है उसे अपने नोट्स में इंक्लूड करें। यूपीएससी प्रीलिम्स की मैंने बार बार बोली है अलग से कॉपी बना लें, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप फैक्चुएट रहें और फैक्ट्स आपके टिप पे हो और आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। सेकेंड स्टेटमेंट जो इसमें है गलत है, बिकॉज इस तरह का कोई प्रोविज़न एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकेंड जो इसमें थर्ड वाला है, सेक्शन 32 ऑफ द पोटा 2002 अलाउ करता है कन्फेशन एक्यूज टू बी यूज एन एविडेंस बिफोर द पुलिस। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, इसका तो क्वेश्चन आंसर है ए, ये मैंने बता दिया आपको। आपके स्क्रीन पे है 4 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बॉडीज़ होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 1, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन राइट कमीशन नंबर 1 द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेकेंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 3 द नेशनल लॉ कमीशन, 4 द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन हैं? ए नंबर ओनली 1, बी नंबर ओनली 2, सी नंबर ओनली 3, डी नंबर ऑल 4। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, क्योंकि NCBC इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NHRC इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल लॉ कमीशन जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और नेशनल कमिश्नल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब स्टैट्यूटरी मतलब लॉ द्वारा बनाया गया। ओके, ये आप जाके क्लियर कर लीजिएगा अगर आपका क्लियर नहीं है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत दिमाग से ही आप यूपीएससी प्रिपरेशन करिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछती है जैसा CSAT में रीजनिंग पोर्शन से पूछा जाता है। तो आप इसलिए मैं PYQ लाई हूँ ताकि आपको पता हो कि इस तरह से ही मुझे प्रिपेयर होना है। कभी इजी क्वेश्चन आएंगे, कभी हार्ड आएंगे, कभी छोटा क्वेश्चन आएगा, कभी लेंदी क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप अपने आप को मोल्ड करिए कि आई एम रेडी, और धीरे धीरे आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन लाती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ट्राई करें कि आप क्वेश्चन के आंसर ऑलवेज दें। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसके करेक्ट आंसर क्या है। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू promote constitutional values among citizens. Statement 2, on 26 November 1949, the Constitution chairmanship of Dr. Statement number 2, on 26 November 1949, the Constituent Assembly of the India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare a draft constitution of India. Which one of the following is correct in respect of the above statement? A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option number B, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option number 3, statement 1 is correct but statement 2 is not incorrect. D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो इसका राइट आंसर क्या है? आप वीडियो पॉज करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
इसमें दोनों दिए गए स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला गया है। तो डे उस दिन को कहा गया है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 26 नवंबर 1949 में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने नोट्स में ज़रूर इसे डालें, क्योंकि यह आपको रिवाइज होते रहेंगे। नेक्स्ट आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले आपने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखा, अब आप शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो यूपीएससी में 2023 में पूछे गए हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वाइडली believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जुडिशियली फंडामेंटल राइट में इंटरवेंशन कम कर सके? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 अमेंडमेंट, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे है कि जुडिशली इंटरप्रेट कम कर सके। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 इंसर्टेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ताकि वहाँ मतलब जो भी हम लॉ बनाएं वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। पहले ही अमेंडमेंट में ये बताया गया था। जो छोटी छोटी बातें हम स्किप कर देते हैं वही छोटी छोटी बातें यूपीएससी पूछ लेती है। तो अवेयर रहें, अलर्ट रहें। आपके सामने क्वेश्चन है 7, लास्ट 2023 में ये पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी यूएसए में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई और वहाँ ट्रंप जी प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक और क्लियरली पढ़ लीजिएगा जितना भी लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट की टॉपिक्स हैं, क्योंकि वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस 100% गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। नंबर 1, द मेंबर nominated to either house of the parliament or legislative assembly of state are also eligible to be included in the electoral college। और इंडिया में सेकंड नंबर, higher the number of elective assembly seat, higher is the value of vote to of each MLA of the state। The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala। The value of vote of each MLA of Pondicherry is higher than that of Andhra Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seat is Pondicherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। Option number, how many of the above statement are correct? Option A, only 1, only 2, only 3, only 4। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। ये क्वेश्चन आप तुक्का लगा के नहीं कर सकते। पहले यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है, या 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है। बट इस अभी जो यूपीएससी ट्रिक्स यूज़ कर रही है यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, आपको यहाँ पे कुछ एलिमिनेट करके आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि पहले कुछ सालों पहले हर जगह आपको एलिमिनेशन ट्रिक बताया जाता था। बट अभी आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझ करके पढ़ना है। यूपीएससी समझ का गेम है और आपको हमेशा अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा। यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से पूछेगी, लेकिन आपको समझ होना चाहिए उस टॉपिक की। ये सब आपने बुक्स में पढ़े हैं लक्ष्मीकांत के, अगर नहीं पढ़ा है तो आज ही जाएं इस टॉपिक को क्लियर करें। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में जाएं, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, समझें उस टॉपिक को। आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, आपको समझ के पढ़ने से ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें से 1 स्टेटमेंट सही है, तो वो स्टेटमेंट सही है आपका स्टेटमेंट नंबर 4।
The value of vote of each MLA of Pondicherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seat in Pondicherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. ये स्टेटमेंट सही है, बट बाकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सारे गलत हैं। जैसे फॉर स्टेटमेंट 1, द मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। समझ में आया? इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट के सभी मेंबर्स नहीं होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आप अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बताएं कमेंट करके कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयारी करते रहें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी।